नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड की। ऑपरेशन फ्लड वो ऑपरेशन था जिसने इंडिया को डेयरी सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनाया, सेल्फ सफिशिएंट बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन फिर इस ऑपरेशन के बाद हम नेट एक्सपोर्टर बन गए डेयरी सेक्टर में। तो ऐसी मिसालें हमारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे इंडिया में रह चुके हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए और फिर से आज उनको रेप्लिकेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑपरेशन फ्लड की। बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करेंगे और किस तरीके से ये ऑपरेशन इवॉल्व हुआ, किस तरीके से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक बैकग्राउंड। देखिए, कायरा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। वहां के कुछ फार्मर्स थे, कुछ डेयरी फार्मर्स थे, वो काफी दुखी थे इस बात को लेकर के कि उनका प्राइस रियलाइजेशन जो है वो ज्यादा नहीं होता था। जो वो मिल्क बेचा करते थे उनसे उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। अब होता क्या था, देखिए, ये जो फार्मर्स थे ये कुछ मिल्क ट्रेडर्स को या मिल्क कॉन्ट्रैक्टर्स को जो ये मिल्क निकालते थे अपनी बफेलोस से उनको बेचा करते थे और ये इन पे डिस्क्रिशनरी प्राइसेस लगा देते थे। ये काफी इनको कम पैसा दिया करते थे। मार्केट में ये हाई प्राइस में बेचते थे लेकिन इनको काफी ये कम पैसा दिया करते थे। तो मार्केट प्राइस का बहुत कम प्रपोर्शन इन फार्मर्स को मिला करता था। लेकिन इन फार्मर्स के पास ऑप्शन नहीं था दूसरा। क्यों? देखिए, मिल्क जो है वो पेरिशेबल प्रोडक्ट होता है ना। तो मतलब पेरिशेबल का क्या मतलब है, वो टाइम के साथ सड़ जाता है, वो खट्टा पड़ जाता है और फिर वो यूजेबल नहीं रहता है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये मिल्क कर रहे हैं बफेलोस को, इनके पास मिल्क है तो इनको बेचना ही है, इनके पास ऑप्शन नहीं है और ये केवल उन ट्रेडर्स को ही बेच सकते थे। ठीक है, और इनको काफी कम प्राइस इसका मिला करता था। अब देखिए हुआ क्या, बॉम्बे मिल्क स्कीम 1945 में स्टार्ट हुई। अभी ये सिस्टम तो है कि फार्मर्स जो है वो ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। अब देखिए, बॉम्बे गवर्नमेंट क्या करती है, बॉम्बे गवर्नमेंट एक मिल्क स्कीम लाती है 1945 में। और इस मिल्क स्कीम का पर्पस क्या होता है कि आनंद से या दूसरे जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज है वहां से मिल्क ला करके बॉम्बे में लाना और फिर यहां से जितने सिटीजन्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो इशू आ रहा था बॉम्बे गवर्नमेंट को, वो क्या आ रहा था, वो इशू ये आ रहा था कि हम आनंद से बॉम्बे मिल्क लाएंगे तो ये 400 से ज्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस हमें तय करना पड़ेगा। इतने टाइम में मिल्क, क्योंकि एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ये हो सकता है सड़ जाए। ठीक है, तो एक सोल्यूशन जो था उसका वो क्या था कि मिल्क को पास्चराइज किया जाए। पास्चराइजेशन क्या होता है, बेसिकली मिल्क में कुछ पैथोजेंस होते हैं, उन पैथोजेंस को अगर आप किल कर दो तो आप मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो। शेल्फ लाइफ यानी कि आप ज्यादा टाइम तक उसको स्टोर कर सकते हो। कंपैरेटिवली जितना अभी स्टोर कर सकते हो उससे थोड़े ज्यादा टाइम तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। ये होता है पास्चराइजेशन। ठीक है, बॉम्बे गवर्नमेंट ने खुद कुछ ट्राई किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने सोचा कि चलिए हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। पास्चराइजेशन का जो काम है हम इसको आउटसोर्स कर देते हैं। या आउटसोर्स कर देते हैं किसको, पॉल्सन को। ठीक है, और पॉल्सन की यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मोनोपोली बन जाती है डेयरी सेक्टर में, मिल्क सेक्टर में इसकी मोनोपोली बनने लग जाती है। तो चेन किस तरीके से हो जाती है, ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये अभी भी ट्रेडर्स को ही बेच रहे हैं। ये ट्रेडर्स ले जा करके किसको दे रहे हैं, पॉल्सन को दे रहे हैं। ठीक है, इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो ले जा करके किसको दे रहे हैं, पॉल्सन को दे रहे हैं। पॉल्सन फिर बॉम्बे मिल्क स्कीम को दे रही है और वहां से ये सिटीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये सिस्टम बना। ठीक है, अब भले ही देखिए बॉम्बे मिल्क स्कीम का जो बॉम्बे गवर्नमेंट का कंसर्न था वो रिजॉल्व हो गया, पॉल्सन ने मोनोपोली बना ली, उसके अच्छे खासे मार्जिन है, ट्रेडर्स हाई प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन प्रोड्यूसर्स का क्या, जो फार्मर्स हैं उनका क्या, फार्मर्स का जो प्रॉब्लम था, जो उनका ग्रीवांस था कि उनको काफी कम प्राइस मिल रहा है, वो तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। तो फार्मर्स जो है वो अभी भी अग्रीव्ड है। तो ये प्रोड्यूसर्स जो है जो काफी दुखी होते हैं, ये जाते हैं सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल 1942 से एक कवायद कर रहे होते हैं। सरदार पटेल बोल रहे होते हैं कि हमें एक मिल्क का कोऑपरेटिव यूनियन बना देना चाहिए कायरा में। ये कभी से ये चीज इंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब जब फार्मर्स इनके पास फिर से जाते हैं 1946 में, तो ये बोलते हैं कि चलिए अभी जो मैंने आपको पहले सजेस्ट किया था अभी मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूं, अब हम कोऑपरेटिव यूनियन बनाएंगे और हम सीधा कंज्यूमर्स को, आपका जो मिल्क है, आप जो मिल्क निकाल रहे हो बफेलो, उसको मिल्क करके हम सीधा आप कंज्यूमर्स को बेचेंगे। ये हमारा प्लान है और हमारी खुद की एक पास्चराइजेशन फैसिलिटी होगी, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस अगर मिल्क को ले जाना है तो पास्चराइजेशन चाहिए होगा। तो ये पटेल का आइडिया होता है, पटेल ये सजेस्ट करते हैं। ठीक है, पटेल इनको बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, आप सब एक बार इकट्ठा हो जाइए और गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, और गवर्नमेंट अगर डिनाई करती है तो आप अपना जो मिल्क आप निकाल रहे हैं वो आप बेचने से मना कर दीजिए। लेकिन पटेल उनको समझा देते हैं कि इसमें रिस्क है ना, अगर आप कुछ समय तक मिल्क ना बेचो तो आपका मिल्क वेस्ट हो सकता है, आपको कुछ समय तक पैसा नहीं मिलेगा अगर आप मिल्क नहीं बेचोगे, इसमें रिस्क है, लेकिन हो सकता है लॉन्ग टर्म रिटर्न अच्छा मिले। ठीक है, तो ये अब जितने भी फार्मर्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं। मोरारजी देसाई इसमें काफी अहम रोल प्ले करते हैं। जितने भी कायरा और आसपास के गांव होते हैं उसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करने में मोरारजी देसाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा एक और गांधीयन लीडर होते हैं कायरा में, जिनका नाम होता है त्रिभुवन दास जी पटेल।
ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये वहीं के लोकल होते हैं, तो ये काफी सारे लोगों को इकट्ठा करने में सक्सेसफुल होते हैं। और फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट के पास जाते हैं अपनी डिमांड लेकर के, लेकिन गवर्नमेंट ये डिमांड जो है वो रिजेक्ट कर देती है। और जैसा कि पटेल ने बोला था कि अब आप मिल्क जो है बेचना बंद कर दीजिए, तो ये एक मिल्क स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मिल्क स्ट्राइक पे चले जाते हैं और मिल्क सेल करना ये बंद कर देते हैं। मिल्क सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है। ये स्ट्राइक चलती है 15 दिन। 15वें दिन गवर्नमेंट बोलती है कि चलो हम आ करके जायजा लेते हैं कि क्या ये मिल्क कोऑपरेटिव बनना फिजिबल है कि नहीं। वो गवर्नमेंट आके जायजा लेती है और फाइनली अप्रूव कर देती है इस मिल्क कोऑपरेटिव के फॉर्मेशन को, और कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन बन जाता है 1946 में। ये एक फॉर्मली रजिस्टर्ड मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन बन जाता है। तो ये पहला सक्सेस यहाँ मिलता है, और ये होता है कहाँ पे स्थित, आनंद, गुजरात में। ठीक है, आनंद का काफी इंपॉर्टेंस है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से आनंद मॉडल बनता है, आनंद पैटर्न बनता है। आनंद ही जो है बेसिकली एपिसेंटर बनता है इंडिया में जो मिल्क रेवोल्यूशन, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आने वाला है उसका। ठीक है, अब देखिए ग्रोथ काफी होती है। ये जो पूरा हमने ये जो स्टार्ट हुआ है मूवमेंट, इसकी ग्रोथ ट्रेमेंडस होती है। कोऑपरेटिव मूवमेंट स्प्रेड होता है आसपास के विलेजेस में, काफी और डेयरी फार्मर्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। 400 से ज्यादा डेयरी फार्मर्स 1948 तक इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं। 5000 लीटर प्रतिदिन का प्रोडक्शन हो जाता है मिल्क का। जो यूनियन है काफी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने लग जाता है, लेकिन बॉम्बे मिल्क स्कीम अब बोलता है कि आप काफी ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करके भेज रहे हो, इतना हम ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता था जैसे समर्स में 2.5 गुना यील्ड हो जाती है बफेलो की। अब इतना मिल्क वो स्टोर नहीं कर पा रहे, वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्या हो गया कि सरप्लस मिल्क बच गया, है ना। इतना मिल्क तो स्टोर कर लिया, लेकिन इतना सरप्लस रह गया। अब ये सरप्लस मिल्क का क्या करेंगे फिर। तो अब जो फार्मर्स थे वो फिर से अपनी पुरानी सिचुएशन पे चले गए, वो फिर से ट्रेडर्स को बेचने लग गए इन थ्रो अवे प्राइसेस, एट लो प्राइसेस। तो ये फिर से यहाँ पे इशू आ गया। तो ये ग्रोथ हुआ, लेकिन चैलेंज आया। ठीक है, तो एक इकलौता जो सोल्यूशन था इस चीज का वो क्या था कि जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको हम प्रोसेस करके दूसरे प्रोडक्ट्स बना दें, जैसे कि मिल्क पाउडर, जैसे कि बटर, चीज, घी वगैरह, ये हम बना दें ताकि हर सीजन में जो है हमारी सेल्स बनी रहे। ठीक है, ये कोऑपरेटिव की सेल्स बनती रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑफ सीजन हो, मिल्क की कम डिमांड हो तो सेल्स कम हो जाए, ऐसा नहीं। दूसरे प्रोडक्ट बनाएंगे और हमारी सेल्स जो है वो जारी रहेगी। ये आइडिया के साथ ये लोग आए। अब देखिए पैरेलल में एक चीज और हो रही थी। डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन यहाँ पे एम्प्लॉय थे, ये कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये काम किया करते थे। इन्होंने अपने दोस्त एचएम डलाया के साथ मिल करके एक टेक्नोलॉजी इजाद करी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ग्लोबली अभी नहीं इजाद हुई थी। अभी तक ये इनोवेशन कहीं भी नहीं हुआ था। जनरली क्या होता था, जितनी भी कंपनीज होती थी जो मिल्क पाउडर बनाती थी या फिर जितने भी कंडेंस मिल्क बनाया करती थी, वो किसकी मदद से बनाया करती थी, काउ मिल्क की मदद से। ठीक है, लेकिन इंडिया में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि काउ मिल्क की सप्लाई जो थी वो कंपैरेटिवली कम थी बफेलो मिल्क से। ठीक है, बफेलो मिल्क की सप्लाई काफी ज्यादा थी और काउ मिल्क की सप्लाई इससे काफी कम थी। तो वर्गीस क्यूरेन ने और एचएम डलाया ने मिल करके एक टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वो बफेलो मिल्क को किस में कन्वर्ट कर पा रहे थे, कंडेंस मिल्क में और मिल्क पाउडर में। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया, है ना, क्योंकि अब आपके पास सप्लाई है मिल्क की, प्लस आप मास में प्रोड्यूस कर सकते हो मिल्क पाउडर और कंडेंस मिल्क जैसे प्रोडक्ट जो कि काफी ज्यादा डिमांड में है। ठीक है, तो अब जो पहले वाला आइडिया था, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा मिल्क को हमें दूसरे प्रोडक्ट्स में बनाना है और उसके अलावा जो कंडेंस मिल्क है इसकी डिमांड, इन सबको मिला करके, इन सबको इंप्लीमेंट करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने के लिए अब क्या किया गया, फैक्ट्रीज बनाई गई। गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने पूरा सपोर्ट किया, फार्मर्स को, कोऑपरेटिव यूनियन को पूरा सपोर्ट किया इन फैक्ट्रीज को सेटअप करने में। यूनिसेफ से फंडिंग मिली, हमें जो फंड चाहिए था वो मिला, फैक्ट्री सेटअप कर ली गई, नए नए प्रोडक्ट्स बनने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमूल बटर आने लगा, अमूल चीज आने लगा। तो फैक्ट्री सेटअप हुई और अब जो मास प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होने लग गया, अलग अलग प्रोडक्ट्स का, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, और अमूल, ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था, 1955 तक क्या चल रहा था, कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही थी। लेकिन अब ये जो फैक्ट्रीज है, ये जो पूरा हमारा कोऑपरेटिव यूनियन था, इसको रीब्रांड किया जाता है अमूल में। अमूल अब फाइनली एग्जिस्टेंस में आता है। अमूल की जो मास प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाती है, अमूल का मार्केट कैप्चर बढ़ता जाता है और ये कंपीट कर लेता है नेस्ले, ग्लैक्सो जैसी ब्रांड से। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा हमें सक्सेस देखने को मिलता है। 1955 तक ये बात हुई है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसको कंबाइन करके जो चीज बोली जाती है इसके बारे में, जो पैटर्न, इसका नाम जो दिया जाता है उसको दिया जाता है आनंद पैटर्न। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स है ये आनंद पैटर्न के कंपोनेंट्स हैं। आनंद पैटर्न क्या है, पहले तो विलेज कोऑपरेटिव्स बनाई हमने। विलेज कोऑपरेटिव्स में कौन है, डेयरी फार्मर्स हैं। इन डेयरी फार्मर्स को हमने किससे लिंक कर दिया, डायरेक्टली कंज्यूमर से डायरेक्टली लिंक कर दिया। और हमने क्या किया, बिचौलिए जो थे, मिडिलमैन जो थे, उसको हटा दिया, जिसकी वजह से फार्मर्स को प्राइस रियलाइजेशन जो है वो बढ़ गया।
और ऐसा नहीं है कि फैक्ट्रीज में फार्मर्स काम नहीं कर रहे थे, फैक्ट्रीज में भी फार्मर्स काम कर रहे थे। फार्मर्स अपना प्रोड्यूस लाते थे, फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग भी वही कर रहे हैं और डायरेक्टली अब वो कहां पे जा रहा है, कंज्यूमर में जा रहा है। तो क्या हो गया, बिचौलिया जो था वो यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज जो थी वो थी डाइवर्सिफिकेशन की। पहले मिल्क था, फिर मिल्क पाउडर आया, बटर आया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टिन मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे इसमें आती गई, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते गए। उसके अलावा देखिए टिन मैन्युफैक्चरिंग क्यों आया, ताकि कॉस्ट कटिंग हो सके, आपको दूसरे पे टिन के लिए डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। तो टिन की एक फैक्ट्री इस पूरे कॉम्प्लेक्स में बना दी गई थी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेसिकली ऐसा होता है कि आप जो फीमेल बफेलो हो उसको लैक्टेटिंग करने के लिए, उसको मिल्क का प्रोडक्शन उसमें बढ़ाने के लिए आप ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये है ब्रॉडली आनंद पैटर्न। 1965 पे आते हैं आप। 1965 में हमारे प्रधानमंत्री थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इन्होंने विजिट किया आनंद को। ठीक है, वर्गीस क्यूरन के साथ इन्होंने पूरा जो कोऑपरेटिव यूनियन था, जो अमूल बन चुका था, उसका जायजा लिया, उसका सर्वे लिया और देखा कि किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हैं और इतनी बात हो रही है कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। और वो काफी इंप्रेस होते हैं। वो एक रात रुकते हैं वहां पे, फार्मर्स से बात करते हैं। फार्मर्स उनको बताते हैं कि वर्गीस क्यूरन ने हमारे लिए इतना कर दिया, आज हम इतना पैसा कमा सकते हैं इस कोऑपरेटिव यूनियन की वजह से, हमारा जो लाइवलीहुड है वो काफी अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ काफी इंप्रूव हुई है ना। तो सोशल अपलिफ्टमेंट यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री देख पाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर वर्गीस क्यूरन को बोलते हैं कि अब आप इस पूरे मॉडल को, आनंद पैटर्न को आप अब कंट्री वाइड रेप्लिकेट कीजिए, अब इसको पूरे में आप, पूरे इंडिया में आप लगाइएगा। यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री ऐसा वर्गीस क्यूरन को बोलते हैं। और उसी साल में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एग्जिस्टेंस में आता है, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एग्जिस्टेंस में आता है। इसके पहले चेयरमैन बनते हैं कौन, डॉक्टर वर्गीस क्यूरन। ठीक है, इसका काम होता है क्या, आनंद पैटर्न को कंट्री वाइड रेप्लिकेट करने का। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं, ऑपरेशन फ्लड की तरफ जाऊं, उससे पहले मैं एक मेंशन और करूंगा 1966 का, जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन की शुरुआत हुई, एक मेजर एडवर्टाइजिंग कैंपेन की शुरुआत हुई। आपको पता है अटल बटली गर्ल, तो ये है सिल्वेस्टर डा कूना, ये इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। और ये ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते थे जो डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर पाते थे, है ना, ये सोशल इश्यूज पे बनाते थे। तो ये एक यहाँ पे मार्केटिंग कैंपेन भी शुरू कर दिया जा चुका था। ठीक है, अब 1970 में आते हैं हम। 1970 में लॉन्च होता है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड बेसिकली एक ऐसा ऑपरेशन है जहां पे मिल्क प्रोडक्शन हमें कंट्री वाइड एकदम बढ़ा देना है, हमें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी बढ़ा देनी है, हमें मास प्रोडक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कि हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें रूरल इनकम्स बढ़ानी है, कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस देना है, प्रोड्यूसर्स को भी फेयर प्राइस देना है, हमें पॉवर्टी अपलिफ्टमेंट करना है अमंग पार्टिसिपेटिंग फार्मर्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीधा फार्मर्स ही इन्वॉल्व होते हैं इन कोऑपरेटिव्स में, है ना। तो हमें जो फार्मर्स हैं उनकी पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, हमें स्टेडी सप्लाई ऑफ मिल्क इंश्योर करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, ऑपरेशन फ्लड के। ठीक है, सबसे पहली जो चीज यहाँ पे की गई वो की गई नेशनल मिल्क ग्रिड की। नेशनल मिल्क ग्रिड बेसिकली क्या है कि आप सरप्लस एरियाज को, जहां पे मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कनेक्ट कर दोगे मिल्क डेफिशिएंट एरिया से, ताकि जो सप्लाई है थ्रू आउट द कंट्री मिल्क की वो बनी रहे, हर कंज्यूमर को एक यूनिफॉर्म प्राइस पे मिल्क मिलता रहे, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी प्राइस रियलाइजेशन ठीक रहे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, नेशन वाइड एक ऐसी ग्रिड क्रिएट कर रहे हो जहां पे मिल्क सप्लाई जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो जाए। ये नेशनल मिल्क ग्रिड का काम था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑपरेशन फ्लड जो है वो 3 फेजेस में इंप्लीमेंट होता है। 1970 से 1980 होता है पहला फेज। इसमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज को टारगेट किया जाता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सबको टारगेट किया जाता है। और इसमें कहा जाता है कि हमें सबसे पहले प्रोड्यूसर का शेयर बढ़ाना है मिल्क मार्केट में। प्रोड्यूसर यानी कि फार्मर्स, उनका शेयर बढ़ाना है मिल्क मार्केट में थ्रू आउट द कंट्री। और डेयरी जो एनिमल्स हैं उनका डेवलपमेंट करना है, रूरल एरियाज में जो डेयरी एनिमल्स है उनका डेवलपमेंट करना है, ताकि हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें, साथ के साथ प्रोक्योरमेंट भी हम ठीक कर सकें। इसी पीरियड में 1970 से 1980 में थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज होता है और इसी पीरियड में GCMMF, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन सेटअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे एंड में आपको बताऊंगा कि आनंद पैटर्न जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व होता है और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं टू मेक इट मोर एफिशिएंट। तो ये हुई बात फेज 1 की। अब आता है फेज 2 1981 से 85। यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है वो बेसिकली होता है मास प्रोडक्शन का। हमें अब अपना जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है। किस तरीके से, मिल्क शेड बढ़ा दिए गए, कि मिल्क शेड होता है, मिल्क शेड बढ़ा दिए गए 18 से 136। अर्बन मार्केट के जो आउटलेट्स है वो बढ़ा दिए। तो आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, साथ के साथ आपने ये भी इंश्योर किया कि कंज्यूमर तक आपके प्रोडक्ट जाएं। उसके अलावा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम, जिसकी हम बात करते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ही है ये जो कोऑपरेटिव सिस्टम है, उसको एनहांस कर दिया गया। किस तरीके से, 43,000 विलेज कोऑपरेटिव्स विथ
42 lakhs, अराउंड 42 lakhs फार्मर्स, मिल्क प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे एक पूरा ये सिस्टम बनाया गया। 43,000 विलेज कोऑपरेटिव्स और बने थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। और इसी का रिजल्ट था, इन 3 चीजों का ही रिजल्ट था कि मिल्क पाउडर का प्रोडक्शन 1989 तक क्या हो गया, 22,000 टन था प्री प्रोजेक्ट ईयर में, और उसके बाद 1989 तक क्या हो गया, 1,40,000 टन तक ये चला गया। तो ये हुआ फेज 2। अब आते हैं फेज 3 पे, जो चला 1985 से 1996 तक। इसमें हमने ज्यादा फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे और एनिमल हेल्थ पे। आप इतने एनिमल्स हैं आप, और आपका जो फर्स्ट लिंक है वो एनिमल्स है, वहीं से मिल्क आ रहा है, तो आपने उनकी फर्स्ट एड पे फोकस करना शुरू किया। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोक्योरमेंट का, कोल्ड स्टोरेज का, मार्केटिंग का, उसको एनहांस करना, उसको कंसोलिडेट करना शुरू किया। हर एक मेंबर का एजुकेशन, हर एक फार्मर को समझ में आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो इसका हिस्सा बने। मेंबर एजुकेशन का यहाँ पे फोकस किया गया। उसके अलावा 30,000 न्यू डेयरी कोऑपरेटिव्स, 43,000 पिछले फेज में थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मिल्क शेड्स भी यहाँ पे बढ़ गए, है ना। और एक सोशल इंपैक्ट जो था वो क्या था कि नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए। उसके अलावा R&D पे भी यहाँ पे फोकस किया गया, ठीक है। धीरे धीरे देखो, ये अमूल जो मॉडल है ना, जो पूरा ये सेल्फ सफिशिएंसी का इसलिए मॉडल है क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल डिपेंडेंस बहुत कम है। पहले मैंने आपको बताया था कि टिन मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने शुरू कर दी, R&D भी अब इन्होंने शुरू कर दी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की सर्विसेज भी जो थी वो इन्होंने शुरू कर दी, फर्स्ट एड, हेल्थ केयर जो सर्विसेज थी वो भी इन्होंने अपने में इंटीग्रेट कर ली। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो सेल्फ सफिशिएंसी का मॉडल है काफी बड़ा, ठीक। तो ये 3 फेजेस से ऑपरेशन फ्लड के। और ये देखिए, मैं आपको बताया था कि आनंद पैटर्न धीरे धीरे इवॉल्व हुआ था टू मेक इट मोर एफिशिएंट। देखिए, प्रोड्यूसर मेंबर्स, फिर कोऑपरेटिव्स हैं, फिर ये देखिए हियरार्की बन गई है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और फिर उसके बाद आपने इसको लिंक कर दिया मार्केट से। ये आप देखिए GCMMF, ये एपेक्स बॉडी है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये हो गया आज का आनंद पैटर्न। और इस पूरे ऑपरेशन फ्लड में हमें हेल्प मिली EEC यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन और वर्ल्ड बैंक से। उसके अलावा गवर्नमेंट का सपोर्ट था, सारी गवर्नमेंट्स का सपोर्ट था, चाहे वो नेहरू जी की गवर्नमेंट हो, चाहे शास्त्री जी की गवर्नमेंट हो, चाहे इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट हो, सबसे हमें सपोर्ट मिला। स्टेट गवर्नमेंट से भी इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। इसके इंपैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए, मिल्क प्रोडक्शन जो था, जो 0.7% पर एनम हुआ करता था, उसका जो ग्रोथ हुआ करता था 0.7% पर एनम हुआ करता था 1969 तक, यानी कि प्री प्रोजेक्ट ईयर तक, वो इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद कुछ ही सालों में 4% तक चला गया। वो उछाल आया इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपको ये तो पता ही है कि बेनिफिशियरीज जो थे, वो मेजोरिटी में जो बेनिफिशियरीज जो थे वो कौन थे, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर। 60% बेनिफिशियरीज कौन थे, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स। तो उनकी लाइवलीहुड काफी ज्यादा इंप्रूव हुई। फिर एनुअल पेमेंट की बात है, देखिए ये जो अमूल है वो अपने जो एम्प्लॉयज है उनका काफी ध्यान रखा करता था। किस तरीके से कि डेयरी फार्मर्स का जो पे आउट आप देख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ फार्मर्स बड़े हैं बट स्टिल इनका पे आउट भी अच्छा है कि 2.1 बिलियन 1973 में हुआ करता था, और 1995 तक ये जो एनुअल पेमेंट था वो 34 बिलियन तक चला गया। उसके अलावा मिल्क की अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो थी वो 30 साल में डबल हो गई। इंडिया जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी अच्छी है, यहाँ पे डबल हो जाना ये एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन काफी हुआ था, तो इसका पॉलिटिको इकोनॉमिक इंपैक्ट काफी अच्छा है। उसके अलावा सभी फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर यहाँ पे इन्वॉल्व होते थे, यहाँ इस पूरे मॉडल का हिस्सा हुआ करते थे और अभी भी हैं। और ऑब्वियसली इंपोर्ट जो है डेयरी इक्विपमेंट का वो भी यहाँ पे काफी कम हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल है। यहाँ पे बहुत कम चीजें इंपोर्ट की जाती है। और सबसे मेजर इंपैक्ट, सबसे जरूरी इंपैक्ट जो था वो क्या था, वो ये था, ये आज का डेटा है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन, फॉलोड बाय US, चाइना, पाकिस्तान एंड ब्राजील। इंडिया इंपोर्टर हुआ करता था इस प्रोजेक्ट से पहले, और आज इंडिया एक एक्सपोर्टर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। कितनी बड़ी बात है। आज हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, सेल्फ रिलायंट इंडिया की, तो अमूल जैसा मॉडल हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। हमें देखना पड़ेगा कि ये मॉडल और हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, बहुत रिच हमारी डेमोग्राफी है, हम किस तरीके से उसको टैप कर सकते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अमूल उसके लिए एक मिसाल है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे आत्मनिर्भरता की तरफ जरूर बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जितने भी आगे वीडियोस आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।